गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का सेकंड चैप्टर का अस्थि संधि टॉपिक। अस्थि संधि क्या होता है? अस्थि संधि शरीर में अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और शरीर का ढांचा बनाकर इसे विशेष आकार प्रदान करती हैं। शरीर में जब दो या अधिक अस्थियां मिलने के स्थान और व्यवस्था को अस्थि संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। ठीक है, जो भी कोई अस्थियां हैं शरीर में 206 अस्थियां हैं, आप जानते हैं, उनको एक विशेष गति प्रदान करती हैं अस्थि संधि। ठीक है, संधि स्थल पर कुछ मजबूत सूत्र या तंतु जुड़े रहते हैं जो इनको बांधने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त संधि स्थल पर मिलने वाले स्थान उपास्थि आदि से ढके होते हैं। संधियां शरीर के विभिन्न अंग की गति पर नियंत्रण करती है। प्राणियों के शरीर की गतिविधियों को संभव बनाने के लिए ही अस्थि संधियों की व्यवस्था है। अब आता है कि अस्थि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। अस्थि संधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पूर्ण रूपेण चल संधि, नंबर 2 अल्प चल संधि और नंबर 3 अचल संधि। पूर्ण रूपेण के भी 5 भाग होते हैं: कंदुक खल्लिका संधि, कब्जा संधि, धुराग्र या खूंटीदार संधि, सैंडल संधि या और प्रसार या विसर्पी संधि। तो पहले आता है पूर्ण संधि। इस संधि में भाग लेने वाली अस्थियों के सिरे पर उपास्थि की टोपी मणि होती है और सिरों के बीच एक संकरा सा स्थान बचा रहता है। ठीक है, जो साइनोवियल गुहा कहलाता है। इस साइनोवियल गुहा जो है ये साइनोवियल कला से मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। इस साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव भरा हुआ होता है। इस प्रकार द्रव भरी एक थैली बन जाती है जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं। बाहर की ओर दोनों अस्थियों के सिरे स्नायु जो लिगामेंट्स होते हैं उनके द्वारा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। हड्डियों के परस्पर जुड़ने वाले स्थान की आकृति के अनुसार पूर्ण रूपेण चल संधियां अग्रलिखित हैं। नंबर 1 कंदुक खल्लिका संधि। इसे गेंद या गेंद गड्ढा भी संधि भी कहते हैं। इस संधि में एक अस्थि का गोल उभरा सिरा दूसरी अस्थि के सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में स्थित रहता है। इसमें उभरे सिरे वाली अस्थि चारों ओर घुमाई जा सकती है। कूल्हे का जोड़ तथा कंधे का जोड़ इसके उदाहरण हैं। फिर आता है कब्जा संधियां। कब्जा संधियां आप जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा कि दरवाजे हैं, दरवाज़ा आप जानते हैं एक साइड ही खुलता है, कब्जे लगे होते हैं उसमें, इसी तरह से ये संधि होती है। ऐसी संधि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी के गड्ढे में ऐसे फिट हो जाता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में पूरी तरह मुड़ सकती है। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? कोहनी में, घुटने में और उंगलियों के पोरों पर ऐसी संधियां होती हैं। फिर आता है धुराग्र या खूंटीदार संधियां। ऐसी संधि में एक हड्डी धुरी के भांति स्थिर रहती है और दूसरी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर उधर गोलाई में घूमती है। ऐसी संधि मेंढक में नहीं होती। स्तनियों में दूसरी कोशेरुका के ओडोंटॉइड प्रवर्ध या डेंस के ऊपर करोटी को धारण किए हुए एटलस कशेरुक की ऐसी ही संधि होती है। एटलस कशेरुक कहाँ पाया जाता है? जो गर्दन में पाया जाता है। जो हमारी गर्दन है वो रीढ़ की हड्डी पे जहाँ पर टिकी होती है वह एटलस होता है, वहाँ पर यह अस्थि संधि पाई जाती है। फिर आता है सैंडल संधि। यह कंदुक खल्लिका संधि जैसी होती है लेकिन इसमें बॉल और सॉकेट कम विकसित होते हैं। जैसे कंदुक खल्लिका में होती है एक बॉल और एक दूसरा सॉकेट, इसी तरह से ये इसमें भी होता है लेकिन इसमें कम विकसित होते हैं। अतः बॉल्स वाली हड्डी चारों ओर अच्छी तरह नहीं घूमती। ऐसी संधि मेंढक में नहीं होती। स्तनियों में अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच ऐसी ही संधि होती है। इसी कारण अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक इधर उधर घुमाया जा सकता है।
फिर आता है प्रसार या विसर्पी संधि। ऐसी संधि में संधि स्थान पर हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। आप जैसे देखिए कि हाथ में आप ये अस्थि संधि देख सकते हैं। कलाई वाले पोर्शन में आप कोहनी तक ऐसी ही विसर्पी संधि बनी होती हैं। रेडियस और अल्ना दो हड्डियां हैं हाथ में। आप अपने हाथ को दाएं और बाएं घुमाकर देखें तो वो जो रेडियस और अल्ना अस्थि हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? इस विसर्पी संधि के कारण ऐसा होता है। फिर आती है अल्पचल संधि। इसमें साइनोवियल संपुट नहीं होता। संधि स्थान पर स्नायु युक्त, तंतु युक्त अथवा उपास्थीय ऊतक दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार के संधि ऊतक के कारण हड्डियों को गति की कुछ स्वतंत्रता मिल जाती है। श्रोणि मेखला की प्यूबिस हड्डियों के बीच का जोड़ श्रोणि सिम्फाइसिस भी इन स्नायु का बना ऐसा ही जोड़ होता है। फिर आता है थर्ड अचल संधियां। इनमें भी साइनोवियल संपुट नहीं होता। करोटी की विभिन्न हड्डियों के बीच टेढ़ी मेढ़ी सीवन जैसी संधियां होती हैं। सीवन जैसी मीन्स सिलाई के जैसी। आप जैसे देखते हो कि हम सिलाई करते हैं तो उसी दो कपड़ों को आपस में जोड़ते हैं और वहाँ पर बीच में वो सिलाई देती है, कांटेदार वो दिखाई देती है। इसी तरह से इसमें ये संधि होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर जैसे दिमाग में। ये जो सिर की हड्डियां हैं उनको जोड़ने का काम ये वाली संधि करती है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। पहले नंबर 1 है आपकी कंदुक खल्लिका संधि, जो कंधे में और जांघों में पाई गई और हमारे पैर और हाथ चारों दिशा में घूम सकते हैं। नंबर 2 है आपकी कब्जा संधि। ये है कोहनी की और पैर के घुटने की। ये आप चारों तरफ नहीं घूम सकती, ये सिर्फ एक ही साइड आप इसको घुमा सकते हैं। फिर आता है नंबर 3 दीर्घवृत्तज्ञ संधि। ठीक है, ये कौन सी हुई? जो आपके गले के में पाई जाती है वो वाली संधि है। फिर आता है सैंडल संधि, जो हाथ में उंगलियों के पास पाई जाती है और ये भी हम कंदुक खल्लिका जैसी होती है, लेकिन इसको हम ज़्यादा घुमा नहीं सकते। फिर आती है प्रसार संधि या विसर्पी संधि। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड मार्क पर कि ये यहाँ पर होती हैं संधि कलाई में और टखने में, जिससे कि ये इसके ऊपर दूसरी जो अस्थि है वो घूम फिसल सकती है, आ सकती है। ये हैं अस्थि संधियाँ। फिर आता है अस्थि विखंडन की परिभाषा। अस्थि विखंडन क्या होता है? जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अस्थि 2 या अधिक भागों में खंडों में टूट जाती है, तो यही हड्डी का टूटना ही विखंडन या अस्थि भंग कहलाता है। सामान्य अथवा क्लिष्ट परिस्थितियों में जब शरीर का कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस अंग की आधारशिला गतिहीन हो जाती है। मीन्स वह जो अंग है वह काम नहीं कर पाता। इसका प्रमुख कारण हड्डियों का टूटना होता है। हड्डियों के इस टूटने फूटने को अस्थि विखंडन या अस्थि भंग कहकर पुकारते हैं। ठीक है, मानव शरीर में यह किसी भी तरह से चोट लग सकती है, किसी भी तरह से अस्थि भंग हो सकता है। उसमें कोई भी चोट लग जाना अस्थि में, या अस्थि में कोई टकराव से दरार पड़ जाना या टूट जाना, ये सब अस्थि भंग कहलाता है। फिर आता है क्या कारण हो सकते हैं अस्थि भंग के? जैसे नंबर 1 ऊपर से ऊंचाई से कोई गिर गया या फिसल कर गिर जाना, धक्का लग गया तो व्यक्ति गिर गया तो अस्थि विखंडन हो गया। कहीं चोट लग गई, किसी वाहन से टकराना या टक्कर लग जाना, झटका लग जाने से, किसी भारी वस्तु के नीचे दब जाने से, अचानक किसी धारदार वस्तु या मशीन से अंग भंग हो जाना, ये सब अस्थि विखंडन के कारण हो सकते हैं। फिर आता है अस्थि विखंडन के लक्षण एवं पहचान। क्या इनके लक्षण हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि अस्थि विखंडन हुआ है या अस्थि भंग हुआ है? सर्वप्रथम अस्थि भंग के समय तीव्र दर्द होता है और हिलने डुलने पर और बढ़ जाता है। जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर सूजन आ जाती है। कई बार वहाँ पर नीले रंग का या काले रंग का भी निशान पड़ जाता है। कभी कभी प्रभावित अंग लटक जाते हैं।
ठीक है। अंगों की क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है, मीन्स वह अंग कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। कभी कभी विखंडित हड्डी के सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए प्रतीत होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि चोट ज़्यादा लग जाती है, उसमें क्या होता है एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में भी जुड़ जाती है। तो इस तरह से बहुत कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी विखंडन है, किसी भी तरह से आप वह विखंडन हो सकता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मूर्छित भी हो जाता है। भीषण दुर्घटना में हड्डी त्वचा मांस फाड़कर बाहर निकल आती है। कई बार ऐसा होता है कि हड्डी बाहर निकल आई। ठीक है। पीड़ित अंग को छूकर भी ज्ञात किया जा सकता है। अस्थि भंग होने पर ऊतकों के नीचे रक्त प्रवाह होने लगता है। फिर आता है अस्थि विखंडन का सामान्य उपचार। क्या उपचार करेंगे हम? जब भी किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई है, हड्डी टूटी है, दुर्घटनाग्रस्त है व्यक्ति, तो सबसे पहले तो हमारा है कि उसको हम चिकित्सक के पास लेकर जाएं। तुरंत उपचार में क्या है कि अविलंब उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। रक्तस्राव अगर हो रहा है उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। टूटी हुई हड्डी को समझकर उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। घायल अंग को किसी निसंक्रामक घोल द्वारा साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। हड्डियों की टूट होने पर झोल का प्रयोग करना चाहिए। साथ घायल का सही जगह स्थानांतरण करके उसे चिकित्सालय में पहुंचाना चाहिए। होश में आने पर घायल को गर्म दूध या चाय कॉफ़ी देना चाहिए। धैर्य बनाना और सांत्वना देना चाहिए। भोजन चिकित्सक की अनुमति के अनुसार ही देना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर पूरा होता है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर।